वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले S69 बीपीएससी जनगणना 2011 के बारे में। उससे संबंधित क्लास जो लास्ट क्लास हो चुका था उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया था और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा जिससे आप इम्प्रूव कर सकेंगे खुद को। तो चलिए इस सीरीज पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कहाँ से कर सकते हैं? तो गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और एप्पल का स्टोर से भी कर सकते हैं। विजिट कीजिए और देखिए किस प्रकार से आपको UPIS प्रोवाइड करा रही है सेवाएं, उसका लाभ लीजिए बहुत ही लो प्राइस में। तो UPIS प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो बहुत से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बाईलैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड पीटी प्लस मेंस का। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड एग्जाम आपको टेस्ट सीरीज कराया जाता है, तो इसका लाभ ले सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए UPIS को और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर UPIS टाइप करना होगा और हमें वहां पाइएगा, या तो इस बार कोड को स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आगे हम लास्ट क्लास में कवर क्या कर चुके हैं इस पर हम एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो बिहार की जनगणना बताने से पहले आपको भारत की जनगणना क्या है इसके बारे में जानकारी की जा चुकी है। उससे संबंधित सारी चीज़ों को कवर किया गया। सुमकर क्या है, चरण कितने चरण में हुए थे, कौन सी जनगणना है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। साथ ही साथ आपको बिहार जनगणना से रिलेटेड अन्य भी तथ्य बताए गए थे, इतिहास बताए गए थे, कहाँ से चीज़ों को कवर किया गया, कहाँ पर सबसे पहले उल्लेख है। भारत जनगणना से संदर्भ में कुछ टर्मोलॉजी यूज किया गया था जिसमें हम लोग बात किए थे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, सूत्र आप लोगों को बताया गया था किस तरीके से हम उसका प्रति घनत्व निकाल सकते हैं। लिंगानुपात के एक संदर्भ में बातें की गई थी, वहाँ पर लिंगानुपात के सूत्र बताए गए थे, वो किस संदर्भ में चीज़ों को देखना है इसकी भी चर्चा की गई थी। शिशु लिंगानुपात की भी चर्चा की जा चुकी है। जो टर्मोलॉजी है उसकी चर्चा हो चुकी है। दशकीय वृद्धि बिहार की क्या है इसके संदर्भ में, कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा की जा चुकी है। साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है उसकी भी चर्चा की जा चुकी है। इसमें उम्र सीमा क्या है इसकी भी चर्चा की गई है। तो इस सब तथ्यों को आपको जानकारी रखनी चाहिए ताकि कभी भी प्रश्न, ये सब हर बार आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। महान विभाजन रेखा क्या है इसकी चर्चा की जा चुकी है। कुल जनसंख्या क्या है बिहार की, वर्तमान में पुरुषों व महिलाओं की जनसंख्या क्या है, ग्रामीण घनत्व क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बारे में संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। लिंगानुपात बिहार का क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात, कम लिंगानुपात, सभी पर चर्चा हो चुका है। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे किन किन बातों को, किन किन तथ्यों को, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें जो बताई जा रही है आप लोग रिकॉल कर रहे होंगे। और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसका PDF आपको कहाँ से प्राप्त होगा? PDF आपको ऐप पर ही प्राप्त होगा। ऐप में आपको बिहार टारगेट बैच है, उसमें आपको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को। जनसंख्या हम लोग बात कर चुके हैं, लिंगानुपात बात कर चुके हैं, साक्षरता बात कर चुके हैं। अब एक याद रखिएगा, कार्यशील जनसंख्या आपसे पूछा जाएगा। क्या? कार्यशील जनसंख्या। याद रखिएगा कार्यशील जनसंख्या बिहार की कितनी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रतिशत में ही बात की जाएगी, संख्या में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा प्रतिशत जरूर याद रखिएगा। तो प्रतिशत याद रखने के लिए याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ की कुल कितना है। कुल कितना है? 100% अगर जनसंख्या उसका कुल कितना है, तो ध्यान रखिएगा आपको कुल प्रतिशत के संदर्भ में जानकारी याद रखें, जिसमें से दीर्घ कुल 100% हम इसे मान लेते हैं, तो इसका 76% जो है, 75 पॉइंट अप्रोक्स बात करें हम लोग, तो ये जनसंख्या क्या है? ये जनसंख्या दीर्घ, याद रखिएगा दीर्घकालिक कर्मी है, दीर्घकालिक कर्मिक है। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा अल्पकालिक। अल्पकालिक कर्मी जो है वो आपको कितने प्रतिशत है? आपको 24.7% है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको प्रतिशत के संदर्भ में पूछे तो दीर्घकालिक कर्मी जो है, दीर्घ कार्मिक जो है आपको 75% है और अल्पकालिक 24.7% है। ये आंकड़े थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा अगर हम इस कुल जनसंख्या में से अगर हम बात करें, किसकी बात करें? काश्तकारों की। काश्तकारों की
तो याद रखिएगा इसमें से आपको कुल कर्मियों से 2.93% जनसंख्या इसकी पाई जाती है। अगर हम पारिवारिक की बात करें, पारिवारिक जो कर्मी है, पारिवारिक उद्योग कर्मी हम देखें, उद्योग जो परिवार वाले उद्योग में लगे रहते हैं, उसकी अगर जनसंख्या हम देखें तो 3.9%। ये काश्तकार है। उसके बाद एक खेतिहर मजदूर की बात हम लोग करें, खेतिहर मजदूर याद रखिएगा, तो वो आपको कुल कर्मी का, जितने भी कर्मी हैं यहाँ पर, उसका 48% है। अब याद रखिएगा एक जानकारी और भी आप लोगों को होनी चाहिए, अन्य कर्मी कौन है, शेष कितना बच जाएगा, तो आपको याद रखिएगा अन्य कर्मी 18.8% है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक जानकारी आपको ध्यान में रखना है, चीज़ों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे जिसमें आप लोग को धार्मिक आधार पर भी जातिगत जनगणना भी कराई जा रही है बिहार में। तो कुछ धार्मिक आधार पर भी आपको जनगणना आपको याद रखना चाहिए। धार्मिक जनगणना की बात करूं मैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे याद रखिएगा, जहाँ यहाँ पर कुल जनसंख्या में जो हिंदुओं की संख्या है, अर्थात हिंदुओं की संख्या जो है, प्रतिशत में ही बात करूंगा क्योंकि प्रतिशत में ही यह सब पूछा जा सकता है। जनसंख्या या संख्या याद रखिएगा, जनसंख्या अगर रहे पूछा जाए तो 82.7%। ये जनगणना 2011 के संदर्भ में आपको याद रखना है। यहाँ पर फिर याद रखिएगा मुस्लिमों की संख्या जो है, मुस्लिमों की संख्या जो है आपको याद रखना है 16.9%। उसके बाद ईसाइयों के संदर्भ में अगर बात करें, ईसाई कितने यहाँ पर बिहार में हैं, तो याद रखिएगा 0.12%। नेक्स्ट याद रखिएगा सिख पूछे, सिख की कुल कितनी जनसंख्या है, तो याद रखिएगा सिख का हो गया आपको 0.2%, 0.202% आपको जनसंख्या है। उसके नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्मावलंबी के कौन कितने पंथ है, तो यहाँ पर उनकी कुल जनसंख्या 0.02% है। अब नेक्स्ट अगर बात करें जैन की हम लोग बात कर लें, तो जैन भी आपको कितनी है, जो यहाँ पर जैन को याद रखना है, तो जैन भी आपको 0.0% है। तो ये तीनों मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या में भी याद कर सकते, ताकि है ना जब सीरीज पूछे तो सिख की हम बात करें तो सिख की याद रखिएगा 23,779 आपकी इसकी कुल जनसंख्या है, 23,000 के आसपास। बौद्ध धर्म की हम बात करें तो लगभग 25,453 है। अगर हम जैन की बात करें तो 18,000 के समथिंग, 18,914 है। तो ये जनसंख्या इनकी है। तो सीरीज आपको पूछ सकता है क्रम, तो ध्यान रखिएगा बिहार में क्रम पूछे धार्मिक आधार पर तो क्रम आपको याद रखना है। जैसे 3 तो सब आपको फर्स्ट में नजर आ ही जाएगा, ठीक ना, 1 2 3 यह, इस 3 में से आप लोगों को क्रम पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ मिसमैच करके क्रम पूछ देगा। तो चौथा सबसे ज़्यादा हो गया। अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो आपको बौद्ध होगा, तब सिख होगा, तब जैन होगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट 1 2 3 आपको याद रखना, उसके बाद 4 से लेकर आपको बौद्ध याद रखना है, सिख याद रखना, उसके बाद लास्ट में जैन। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी के संदर्भ में साक्षरता दर की हम बात करें। इसी स्लाइड में अगर हम कवर कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसी स्लाइड में मैं कवर कर देता हूं कि साक्षरता दर के साथ में हम लोग बात करें साक्षरता दर क्या है इन सबों में, या साक्षरता क्या है इन सबों की स्थिति धार्मिक आधार पर। तो याद रखिएगा साक्षरता दर में हम बात करें तो हिंदुओं का साक्षरता कितना है, तो याद रखिएगा हिंदू का साक्षरता आपको 62.3% है। मैं यहाँ साक्षरता दर कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को PDF में देख लीजिएगा। मुस्लिमों की मैं बात करूँ तो साक्षरता दर है कितना आपको है, इसका साक्षरता दर 54.6% है। बिहार के मुस्लिमों की बात हो रही है। ईसाई की मैं बात करूँ, ईसाई की बात की जाए तो ईसाइयों का 92% है, 92 पॉइंट याद रखिएगा 4% है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए आपको सिखों की, तो सिखों की जन साक्षरता दर आपको 98% है, 98% है। उसके बाद बौद्धों की बात की जाए तो 76% है, आपको 76.7% इनकी है। नेक्स्ट जैन की बात करें तो 99 है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनसंख्या धार्मिक आधार पर कौन है? जैन है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दे तो जैन सबसे सर्वाधिक आपको साक्षरता दर वाला है, उसके बाद आपको सिख है, उसके बाद ईसाई है। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब इसके अतिरिक्त लिंगानुपात की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा लिंगानुपात में मैं यहाँ लिंगानुपात के लिए एक यहाँ पर क्रम बना देता हूँ एक बॉक्स में, ताकि चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। एक ही स्लाइड से कवर हो जाए। लिंगानुपात की बात की जाए तो याद रखिएगा हिंदू का लिंगानुपात कितना है, इसको सबसे पहले याद रखना है 915/1000। डबल जीरो यहाँ कर देता हूँ तो ताकि चीज़ें समझ जाएगी हिंदू का। उसके बाद मुस्लिम का HM का याद रखिएगा, मुस्लिमों की है 943, आपको याद रखिएगा। डबल जीरो लिंगानुपात की बात हो रही है 914/1000। ईसाइयों की मैं बात करूं क्रिश्चियन की, क्रिश्चियन तो याद रखिएगा ईसाइयों के क्रिश्चियन के संदर्भ में याद रखिएगा ईसाई के संदर्भ में याद रखना है 974 याद रखना है बाय 1000 पर निकलता है लिंगानुपात। उसके बाद हम लोग सिखों की बात सिख भाइयों की, तो वो याद रखिएगा 879/1000 लिंगानुपात उसके संदर्भ में याद रखना है। बौद्धों की मैं बात करूं, बौद्धों में आपको क्या है लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात बौद्धों में 841 है। और लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से इसका आंकड़ा निकाला जाता है और भी तथ्य कैसे, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जैन की मैं बात करूं तो जैन में लिंगानुपात कितना है, तो जैन में 904 है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसमें है ना। तो देख सकते हैं अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको ईसाई में है। फर्स्ट यहाँ कर देता हूँ, सेकेंड आपको मुस्लिमों में, थर्ड आपको जैन में, उसके बाद कोई और। तो 1 2 3 भी याद रखना आपको। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। अब जाति आधारित जनगणना में कुछ बातें आंकड़े आए थे 2014 के आसपास, एक आंकड़े रिलीज किए गए थे, तो उसे आप लोग को याद रखना है ताकि चीज़ें कवर की जाए। तो जातिगत जनगणना के संदर्भ में याद रखिएगा जातिगत जनगणना कितना 2014 को याद रखिएगा। जातिगत जनगणना एक बार 2014 में अनऑफिशियली कराई गई थी, जो वर्तमान में हो रहा है ना, जो सीरियल बाय हम लोग को चीज़ों को कवर करना है, तो वहाँ पर जातिगत जनगणना कुछ रिलीज किया गया था, उसे याद रखिएगा। तो उसके लिए याद रखना है क्या, उसके लिए याद रखना आपको है कि पिछड़ी जाति जो है ना, सबसे पिछड़ी जाति याद रखिएगा 42% है। आपको पिछड़ी जातियाँ जो है टोटल कितनी है, आपको 42% वो आपको पिछड़ी जातियाँ यहाँ पाई जाती है, जिसमें से याद रखिएगा यादव जाति के 11%। ये सब आपको कहाँ काम देगा पता है, जब आप लिखिए जातिगत आधार पर जब वोटिंग की बात की जाती है या राजनीति पॉलिटी के क्लास में, आपको वहाँ पर कवर करेगा। जहाँ पर राजनीति में जातिवाद कितना अहम है वहाँ पर काम देगा। ये सब डाटा आपको याद करना होगा। कुशवाहा याद रखिएगा, कुशवाहा आपको 9%, और उसके बाद कुर्मी उसमें, जिसमें कुर्मी 6%। ये आंकड़े थोड़ा सा याद रखना, बाकी शेष याद रखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हम बात करें, अत्यंत पिछड़ी जातियों की बात करें तो वो कितने प्रतिशत है, तो वो आपको 23.4% है, याद रखना है। जिसमें हिंदू याद रखना है, हिंदू के कितने हैं 16.4%, और मुस्लिमों के जो अत्यंत पिछड़े जातियां हैं उसमें याद रखना आपको है 6% के आसपास। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना महादलित, जिसे हम लोग बिहार में बोला जाता है महादलित, याद रखिएगा, अर्थात अनुसूचित जाति जिसे हम लोग
के संदर्भ में सूचित करते हैं, अनुसूचित जाति के संदर्भ में पहले जाना जाता था, अब उन्हें महादलित बोला जाता है बिहार में। तो ध्यान रखिए ये कितने बिहार में, तो 16% के आसपास है। आदिवासी कितने हैं, आदिवासी वर्ग के कितने लोग हैं, जिसे हम लोग अनुसूचित कहते हैं, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, जनजाति एसटी बोलते हैं, ट्राइबल जो एरियाज के लोग हैं। तो याद रखिएगा 1.3% ये हैं। उसके बाद मुस्लिमों की संख्या आपको याद रखनी है। यहाँ पर मुस्लिम की संख्या कितनी है बिहार में, मुस्लिम की संख्या 16.9% है। ये 2014 के आंकड़े के संदर्भ में याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे, यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको काम देंगे आगे आने वाले समय में, तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। तो चलिए आगे कुछ और भी तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें याद रखिएगा कुछ सर्वाधिक आंकड़े याद रखने हैं। जैसे क्या याद रखने हैं, सर्वाधिक 5 जनसंख्या, सर्वाधिक 1 सेकेंड, 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको पटना है, दूसरा याद रखना है पूर्वी चंपारण है। आंकड़े बस याद नहीं रखने, बस ये सब ही प्रश्न पूछा जाता है। चीज़ों को ज़्यादा मिसमैच मत कीजिएगा, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहीं प्रश्न याद कीजिए, ठीक ना। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। तीसरा, चौथा याद रखना है मधुबनी, आपको उसके बाद गया याद रखना है। ये सर्वाधिक जनसंख्या में, जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक पूछी जाती है। हालांकि 1/3 ही पूछेगा, 1 2 3 पूछ सकता है, पर ध्यान रखिए 5 कम से कम याद रखना है। उसके बाद एक यहाँ पर मैं अति कर देता हूँ, 5 न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, आपको यह भी पूछा जा सकता है। अगर इसकी बात की जाए तो याद रखिएगा सबसे कम आपको शेखपुरा है, शेखपुरा है। दूसरा याद रखिएगा शिवहर याद रखना है, क्योंकि आप ऑटोमेटिक जान सकते हैं दोनों छोटे जिले हैं तो शिवहर होगा। तीसरा याद रखना अरवल याद रखना है। उसके बाद याद रखना है, एक नेक्स्ट याद रखना है क्या, अरवल के बाद आपको लखीसराय, लखीसराय होता है, लखीसराय। नेक्स्ट 5वां याद रखना है जहानाबाद। इसे आप लोग ग्राफ में भी बना सकते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक ना। ऐसे ग्राफ में बना सकते हैं आप लोग, चीज़ें याद करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक ना। इसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे अगर याद करना हो आसान तरीके से, तो सबसे ज़्यादा याद जहानाबाद है, वो सबसे न्यूनतम कौन है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ से एक पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आपको जहानाबाद होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक में आपको याद रखना है, आपको जन घनत्व के संदर्भ में याद रखना है। 5 सर्वाधिक जन घनत्व वाले लोग। जन घनत्व की बात करें, जन घनत्व, तो 5 सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले कौन है। एक इधर आपको डाटा याद रखना है, एक डाटा इधर रखना है। 5 न्यूनतम, है ना। ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बिहार के जनगणना में, इसे याद रखना है। तो 5 अगर न्यून सर्वाधिक की बात सबसे पहले की जाए तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा शिवहर, शिवहर है। उसके बाद आपको याद रखना है, शिवहर के बाद आपको पटना याद रखना है। जनघनत्व की बात हो रही है तो पटना याद रखना है। उसके बाद दरभंगा याद रखना है। उसके बाद आपको लास्ट आपको वैशाली और आपको बेगूसराय। तो यहाँ कोड वर्ड याद रखना है CPD BV याद रखिएगा, VV CPD VV
CPD SPD और SPD और भी याद रखना है। बस यहाँ याद रखना है सीवर की कितनी आपको है, तो लगभग इसकी आपको याद रखना 1880 इसकी जनघनत्व है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। पटना का आपको इसके बाद 18 याद रखिए। जनघनत्व की बात की जाए कितने हैं लोग यहाँ बसे हुए हैं उसके संदर्भ में। और न्यूनतम की बात की जाए तो याद रखिएगा सर, न्यूनतम जनसंख्या में सबसे पहले याद रखिएगा कैमूर, जिसे हम लोग भभुआ भी बोलते हैं, याद रखिएगा कैमूर, जमुई, बांका याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है क्या, पश्चिमी चंपारण, है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोहतास, तो इसका कोड वर्ग याद रखना है। कोड वर्ग आपको KJB वेस्ट चंपारण और रोहतास WR, बस इतना से भी आप लोग याद कर सकते हैं। कैमूर की बात करूं मैं तो इसकी अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो याद रखिएगा इसकी न्यूनतम जनसंख्या आपको 488 है। बस इतना याद रखना है, चीज़ों को कवर कर दिया जाए। शेष देखिए और भी चीज़ें बहुत सी पूछी जा सकती है, पर आपको 2-3 चीज़ें पहले भी मैं साक्षरता दर के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें कवर कराई जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ इनसे अतिरिक्त आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों को है ना, जहाँ डाटा बहुत है, ठीक ना, डाटा का क्षेत्र बहुत है, मुझे या आपको उतने डाटा को याद करना है जिससे मेरा अधिकतम प्रश्न कवर हो जाए। मान लीजिए इतने डाटा को पढ़कर अगर जनसंख्या घनत्व अर्थात इस जनगणना से मान लीजिए 2 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हालांकि 1-2 प्रश्न ही होता है, पर मैं 2 और 4 की बात करूं तो 2-4 आपको जितना मैं कवर कराया ना, इससे जरूर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूरे जनगणना में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो बुद्धिमानी यही होगी कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। क्यों कि उसको पढ़ने के चक्कर में है ना, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप समय नहीं दे पाइएगा। इसलिए बुद्धिमान बनिए, चालाक बनिए, लोमड़ी की प्रवृत्ति लाइए, ताकि अब चीज़ों को कम समय में इतना टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, जहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको टैली हो जाएंगे। बाकी एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरी जनगणना के पार्ट को नहीं पढ़ना है, नहीं तो क्या होगा, चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी, जो फोकस करने वाला बिंदु वहाँ पर नहीं हो पाएगा, बाकी चीज़ें हो जाएगी। तो चलिए चीज़ों को हम कवर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्लास में कल हम लोग बात करेंगे, आपको तो उसका नोटिस हम लोग दे देंगे किस टॉपिक पर बात होगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, हमसे जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए।